वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम ग्रोइंग अप एज ए लर्नर जो आपका सब्जेक्ट है उसका हम फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन। इससे पहले हम लोगों ने मेंटल रिटार्डेशन के बारे में पढ़ा था कि मेंटल रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं, है ना, किस वजह से मेंटल रिटार्डेशन उनमें होता है, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में। देखो, बेसिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन वे बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लो मैं 6th क्लास में हूँ और मैं जो है मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं 5th क्लास तक का जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं उसको मैं एबल हूँ सॉल्व करने में, समझने में। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो अपनी जिस एज में है या वो जिस क्लास में है उससे प्रीवियस एज तक का कंटेंट या प्रीवियस क्लास तक का कंटेंट भी उनको नहीं आता है, वो उसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, बहुत जिसे कहते हैं ना, मतलब बहुत ही, जैसे हम कहते हैं पढ़ने में ये तो बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि इसको तो हम मान लो 5th क्लास में है और किसी बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग भी ना आता हो या सब्ट्रैक्शन नहीं आता हो तो इसको हम कह देते हैं कि यार ये तो बच्चा बहुत डल है, क्योंकि ये अपनी से बिलो क्लास का जो कंटेंट होता है ये उसको भी नहीं कर पा रहा, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा। ठीक है, तो बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो देखो वो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ अपने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दी हैं। एग्जाम में आप लिखोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 से 4 आपको डेफिनेशंस दी हैं, आप इनमें से जो आपको इजीली लर्न हो सके आप वो एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो साइलबर्ट ने बोला था कि बैकवर्ड चिल्ड्रन वे बच्चे होते हैं जो अनेबल होते हैं टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो। ठीक है ना, अब जिस क्लास में वे है उससे जस्ट बिलो वाली जो क्लास होती है उस का वर्क भी वो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते उसको, है ना, विच इज नॉर्मल ऑफिस हो, जो कि देखा जाए तो उसकी एज के अकॉर्डिंग ये बहुत नॉर्मल सी बात होनी चाहिए कि वो अपने से प्रीवियस क्लास का वर्क को एटलीस्ट सॉल्व कर सके। ठीक है ना, ठीक है, मैनन ने भी बोला है कि बैकवर्ड बच्चे वे बच्चे होते हैं हु बीइंग मोर देन 1 ईयर ओल्डर देन द एवरेज एज ऑफ हिज क्लास। ठीक है ना, ऐसी बार्टन हर्ट ने बोला है कि जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं ये वे बच्चे होते हैं हु इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द केसेस वेयर देयर एजुकेशनल अटेनमेंट्स आर लोअर देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। मतलब कि जितना एजुकेशनल अटेनमेंट इनके पास होना चाहिए था, मतलब कि एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब कि क्या क्या इन्होंने एजुकेशन में अब तक अटेन करा है, कितना ज्ञान इन्होंने अब तक अर्जित करा है, जिसके वो कैपेबल होने चाहिए वो भी वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, मतलब एक ही बात को बस अलग अलग तरीके से मोल्ड करके लिखा हुआ है। इस कॉर्नेल ने बोला कि बैकवर्डनेस क्या होती है, एजुकेशनल एज रिलेटेड टू द क्रोनिकल एज ऑफ ए चिल्ड्रन। इन्होंने ये बोला कि जो एजुकेशनल एज होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज के ही रिलेटिव होती है। मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लो हम 6 साल के हैं और 6 साल के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशनल एज जो है हमारी, ये आपस में एक दूसरे से लिंक करती है कि हम जैसे होते हैं फर्स्ट क्लास का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो CAT कैट, MAT मैट, ये सब मतलब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स वो पढ़ना सीख जाए। ठीक है ना, अब फर्स्ट क्लास में आकर बच्चा जो है अपनी एजुकेशनल एज के अकॉर्डिंग वो ABCD भी ना लिख पाए, जो कि वो नर्सरी का टॉपिक है, तो ये केस आपका बैकवर्डनेस का हो जाता है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये बच्चे क्लास के साथ साथ नहीं चल पाते, है नहीं, जैसे कैन नॉट कीप पेस है ना, जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जैसे आप 4th से 5th में आए, फिर 5th से 6th में आए, तो वो स्पीड के साथ साथ ये नहीं चल पाते हैं बच्चे, ये बहुत वीक होते हैं असाइनमेंट्स में, पढ़ने में, एग्जामिनेशंस में। जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं ये आपका हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है या हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट में वीक है ना, सब तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। बैकवर्ड बच्चे जो होते हैं, अब ये मतलब जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं इन बच्चों का जो आपका एजुकेशनल कोशेंट होता है वो आपका 85 से भी बिलो होता है, 85 से भी इनका नीचे होता है, बेसिकली जो IQ होता है इन बच्चों का। ठीक है, और जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं ये आपने जो इनके साथ पढ़ते हैं, जो इनके सहपाठी एक तरीके से होते हैं, उन बच्चों से ये पीछे होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है इन बच्चों का उन बच्चों से कहीं ना कहीं पीछे होता है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा एजुकेशनल कोशेंट के बारे में,
तो ये क्या बताता है, ये बच्चे की नॉलेज को डिस्क्राइब करता है कि बच्चे में कितनी नॉलेज है, ठीक है ना, किसी स्कूल के सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हिज एज, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि जितना हम उसकी एज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको जो नॉलेज है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग उससे बिलो है या अबव है, तो उसको हम एजुकेशनल कोशेंट बोलते हैं। तो इन बच्चों का जो एजुकेशनल कोशेंट होता है वो 85 से भी बिलो होता है, कम होता है, जबकि इनका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब बैकवर्डनेस हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एजुकेशनल कोशेंट जो होता है ये हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इन बच्चों का जो ईक्यू होता है वो 85 से बिलो होता है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, एजुकेशनल एज अपॉन में क्रोनोनिकल एज इनटू 100, इस तरीके से आप जो है ईक्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे ईक्यू क्या होता है, एजुकेशनल कोशेंट, ईए क्या होता है, एजुकेशन एज, और सीए क्या होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस हमने टेस्ट में चेक करी, और वो जो उसने अपनी परफॉर्मेंस दी ना, वो 8 साल का लेवल का जो बच्चा होता है ना, उसी वैसी परफॉर्मेंस उसने दी, लेकिन उसकी, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो एजुकेशनल एज है वो क्या है, 8 है नहीं, समझ रहे हो भाई, एजुकेशनल एज उस बच्चे की 8 मानी जाएगी, क्रोनोनिकल एज तो वो होगी जितने साल का वो है, जो हम बेसिकली बोलते हैं कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, क्रोनोनिकल एज तो वो एज हो जाती है। एजुकेशनल एज क्या होती है कि सॉरी, हमने किसी बच्चे को टेस्ट लिया और उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हमने ये चेक करा कि ये जितना ये परफॉर्म करके आया एग्जाम में, ये एक 8 साल के बच्चे से हम उम्मीद करते हैं कि ये 8 साल का बच्चा इस वर्क को कर पाता है जितना ये एग्जाम में करके आया, तो उसकी जो एजुकेशनल एज होगी वो 8 साल हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप इस फॉर्मूले में रख के आप उसका ईक्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा ना, जो ईए होता है, जो एजुकेशनल एज होती है, ये क्या होती है, ये बताती है कि बच्चे का जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसमें बच्चे की अचीवमेंट लेवल कितना है, ठीक है ना। जैसे कि आप, जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, तो उसमें जैसे कि अगर 8th क्लास का बच्चा है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि 8th क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है तो 7th क्लास तक का उसको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए, तो हम उसको 1st to 7th तक का एक एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार करके देखते हैं और उस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चा कितना एप्लीकेबल है उसको सोल्व करने के लिए। अगर लगता है कि उसको पास करता है तभी हम उसको एडमिशन देते हैं 8th क्लास में, नहीं तो नहीं देते, क्योंकि ये बच्चा बहुत वीक है इसी वजह से, है नहीं। कुछ स्कूल्स लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो इसीलिए लिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम उस बच्चे के एजुकेशनल एज को हम चेक कर पाते हैं कि इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो किस किस क्लास तक की है, हम कितना माने कि हाँ इस बच्चे को इस क्लास तक का आता है, ठीक है ना। ये सब चीजें होती हैं। देखो, इस कॉर्नेल ने अपना एक टेबल भी प्रिपेयर करा था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशनल एज होती है वो आपकी क्रोनोनिकल एज के रिलेटिव होती है, तो उसी के बिहाफ में इन्होंने एक अपनी एक टेबल भी प्रिपेयर करी थी। जैसे कि मान लो ABCDEFG आपके क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे की क्रोनिकल एज ये 10 साल लेकर चल रहे हैं, 10 साल के बच्चे पे इन्होंने एक टेबल प्रिपेयर करी। बच्चे का IQ किस इस सब्जेक्ट, मान लो A सब्जेक्ट में 100 है, B सब्जेक्ट में भी 100 है, C में 80 है, D में 80 है, E में 120 है, F में 70 है और G में 120 है। जो एजुकेशनल एज है बच्चे की, अगर वो 10 है, इस केस में अगर 8 है, इस तरीके से है, ठीक है ना। और ये बच्चे की क्या है, मेंटल एज है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि कोई एक बच्चा है, जैसे मान लो ए सब्जेक्ट में उसकी क्रोनिकल एज 10 है, IQ उसका 100 है और EA उसका 10 है, MA 10 है, तो वो बच्चा एवरेज होगा। हम सेटिस्फैक्ट्री हैं, बच्चा ठीक है, ठीक है, उसको हम बैकवर्डनेस में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई सब्जेक्ट बी है जिसमें बच्ची क्रॉनिकल एज 10 है, IQ भी उसका 100 है उस सब्जेक्ट में, अच्छा से उसको आता है, लेकिन एजुकेशनल एज उसकी 8 है और MA भी 10 है, तो वो बच्चा बैकवर्ड है। तो उसके लिए हमको कुछ प्रावधान निकालने पड़ेंगे, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे बच्चे में, क्योंकि वो बच्चा बैकवर्ड भी है और रिटार्डेड भी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही इन्होंने ऐसे मतलब बच्चों पे मतलब थोड़ा अपनी रिपोर्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह करके इन्होंने एक टेबल प्रिपेयर करी। ये टेबल एग्जाम में
नहीं पूछी जाती, सिर्फ मैंने समझाने के उस पर ही रख दी थी, ठीक है ना, कि इस तरीके से मेंटल एज और क्रॉनिकल एज जो होती हैं वो आपकी आपस में रिलेटिव होती हैं, ठीक है ना, कि अगर क्रॉनिकल एज आपकी 10 है और मेंटल एज 8 है बच्चे की, आईक्यूज भी सब्जेक्ट में ठीक ठाक है 80 है अगर, और एजुकेशनल एज उस बच्चे की 6 है, तो वो बच्चा बैकवर्ड और रिटार्टेड में काउंट होगा, ठीक है। और रिटार्डेशन जो होता है बच्चे का, इसको फिर हमको रेमेडी देनी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने जो है ना रिलेटिवनेस को शो करा है कि किस तरीके से मेंटल एज और क्रॉनिकल एज का फर्क पड़ता है एजुकेशनल एज पे, ठीक है ना, इन सब पे। क्योंकि देखो, जो बैकवर्ड बच्चा होता है ना, इसी के ही दो टाइप हो जाते हैं आपका, एक तरीके से मेंटल रिटार्डेशन एंड एजुकेशनल रिटार्डेशन, ठीक है। जो हमने इससे पहले चैप्टर में मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था, बेसिकली जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो उनको ही हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड एजुकेशनल रिटार्डेशन, ठीक है ना। तो बैकवर्ड बच्चे तो वो बच्चों के थोड़े वीक हैं, है ना, मतलब कि अपनी एज तक का भी उनको नहीं आ पा रहा, जिस एज में उनको जितना आना चाहिए उतना भी वे लोग बच्चे नहीं सीख पा रहे, ठीक है। अब ये हो सकता है, एक तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर उसको मेंटली कोई दिक्कत है ना, समझ सकते हो, जैसे कि हमने मेंटल रिटार्डेशन में पढ़ा, अगर उसको मेंटली कोई दिक्कत है तो वो बच्चा बैकवर्ड भी माना जाएगा और रिटार्डेड भी माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो एक टेबल प्रिपेयर करके जो है आपको क्लासिफिकेशन करा था बच्चों का, उनके आईक्यू पे, उनके मेंटल एज पे, उनके क्रॉनिकल एज के बेसिस पे, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, आप लोग एग्जाम में लिख पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जितना पेपर में अट्रैक्टिव लिखा जाता है उतना ही अच्छा मिल रहता है, ठीक है ना। अब देखो, बैकवर्ड बच्चे का करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, तो 4 तरीके के करेक्टरिस्टिक्स इन बच्चों के हैं होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल एंड एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स से मतलब है बैकवर्ड बच्चों का कि ये जो बच्चे होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा स्लो होते हैं फिजिकल और हेल्थ डेवलपमेंट में भी, ठीक है ना। इनके पास बहुत ज्यादा फिजिकल डिफेक्ट्स भी होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, आईज में कोई ना कोई दिक्कत होती है, नोज में, या स्पीच डिफेक्ट इन बच्चों को होता है, इनका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज्यादा पुअर होता है, ठीक है ना। तो ये इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है ना। जैसे कि इन बच्चों को, अगर हम पढ़ाई से बात करें तो इन बच्चों को स्पीच डिफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना कोई फिजिकल डिफेक्ट इन बच्चों को रहता ही है, या तो आईज में कोई दिक्कत है ना, आईज में कोई डिफॉर्मिटी है, या फिर आपका जो है किसी ना कहीं पे किसी चीज में कोई डेफिशिएंसी है, या फिर बस मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है ना। ये आपके इन बच्चों के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है कि सबसे ज्यादा तो बैकवर्डनेस होती है इनकी, अगर हम मेंटल एरिया की बात करें तो वो होती है इंटेलिजेंस में, ठीक है ना। इनका जो आईक्यू होता है ना वो एवरेज से भी बहुत कम होता है, ठीक है ना, एवरेज से भी कम होता है इन बच्चों का जो आईक्यू होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा वीक होते हैं रीजनिंग में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, ठीक है ना, आपस में चीजों में रिलेशनशिप बिठाने में ये बहुत वीक होते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये कोरिलेटेड नहीं कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। सोशल एंड मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके कि ये बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के हिसाब से सोशली भी आपका नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। इनका जो मैच्योरिटी एज होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है इन कंपेयर टू द नॉर्मल बच्चे। जैसे कि मान लें कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, हम मान के चलते हैं कि 18 साल में बच्चा एक मैच्योर हो जाता है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा ईयर में होती है, 20-25 साल में जैसे, ठीक है। तो इनका जो मैच्योरिटी एज होती है वो भी इन बच्चों के एवरेज चिल्ड्रन से ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। सोशली ये लोग बच्चे नहीं हो पाते, बहुत वीक होते हैं, बचते हैं, आइसोलेट ही रहते हैं ज्यादातर क्लास में, ठीक है ना। और इसी वजह से ही, क्योंकि बच्चे सोशली नहीं हो पाते हैं, आइसोलेट ज्यादा रहते हैं, तो इसी वजह से ये बच्चे जो है ना समटाइम्स ऐसा होता है कि ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में, अनडिजायरेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं ये बच्चे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पुअर एडजस्टमेंट होता है क्लास में और अपने आसपास के साथियों के साथ, ठीक है ना। ये मैंने मुंह से एक्सप्लेन कर दिया है बोल के, आप लोगों को मैंने इतना डिटेल में लिखा नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं कि
ये तो आप लोग को बता ही था कि इनका जो स्कूल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना, वो भी इतना नहीं होता है। एजुकेशनल अटेनमेंट बहुत कम होता है इन बच्चों का अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो बेसिक क्वालिटीज हम इनके एज में एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीच देने की या डिबेट में खड़े होने की, वो सब इन बच्चों में नहीं होती है, ठीक है ना। ये एकेडमिक प्रोग्रेस की स्पीड को नहीं पकड़ पाते हैं बच्चे बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं ईदर इन वन सब्जेक्ट और इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं आपके असाइनमेंट में, चाहे वो घर का हो चाहे वो क्लास में आपको कोई करवाया गया हो, बहुत वीक होते हैं। इनका टीचर के साथ अट्रैक्शन भी बहुत बेकार होता है, और क्लासरूम एक्टिविटीज में इनका पार्टिसिपेशन भी नहीं रहता है, ठीक है ना। ये बहुत ही कहते हैं लो अचीवर्स होते हैं ये बच्चे, एग्जामिनेशन में क्लास टेस्ट में भी ये बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो दिस इज दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम बैकवर्ड चिल्ड्रन है, कोई टीचर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बच्चा जो है बैकवर्ड है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जो है, इसको पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं, इस मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा बच्चा बैकवर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो जाता है कि वो अपने ही कहता है ना, अपने ही सिक्स सेंसेस के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो जो है बच्चे को ऑब्जर्व कर ले, मेंटल टेस्ट ले ले, ठीक है ना, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, ठीक है ना। उसकी आप एजुकेशनल एज को उसकी क्रोनिकल एज से कंपेयर करके जो है आप उस बच्चे का टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट, कि उसने सब्जेक्ट्स में, स्कूल सब्जेक्ट्स में कितना अचीव कर रखा है उसने, किस लेवल तक उसने अचीवमेंट ले रखी है, किस सब्जेक्ट में वो पुअर है। तो इससे भी हम लोग जो है बच्चे की बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मतलब टेस्ट लेके, क्लास टेस्ट लेके, क्विज लेके, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी एंड केस स्टडी करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो, जो ये आपकी पर्सनालिटी इन्वेंटरी होती है, ये क्या करती है, ये आपका एडजस्टमेंट को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर दे कि बच्चा कितना एडजस्टेबल है, बच्चा क्लासरूम में, स्कूल में कितना ज्यादा एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। नहीं कर पा रहा है तो किन वजह से नहीं कर पा रहा है, तो पर्सनालिटी इन्वेंटरी के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं द एरिया ऑफ मैल एडजस्टमेंट। मैल एडजस्टमेंट मीन्स कि वो एरिया जहां पे बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मैल एडजस्टमेंट हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे इसको वैसे, ठीक है। मैल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो किस एरिया में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, स्कूल में या फिर क्लासरूम में, कहीं पे भी, ठीक है ना, बच्चों के साथ, टीचर के साथ, ठीक है ना। और केस स्टडी में क्या होता है कि जो आपके स्कूल जो रिकॉर्ड्स रखता है बच्चों के, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग स्कूल जो है केस स्टडी करवाता है बच्चों की, जिससे कि हम उसकी बैकवर्डनेस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना। मतलब कि और हाई प्रोफेशनल्स आके उस बच्चे के रिकॉर्ड के देख के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ये आपका बैकवर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड बच्चे को। देखो, घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि वो उनके साथ रहता है, तो उनको जो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। इसीलिए जो पहला मेथड है ये पेरेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चे को ऑब्जर्व करके ही, क्योंकि हम टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनको इतना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। वो भी इस एज से कहीं ना कहीं गुजरे होते हैं, टीचर है वो, जने ऐसे कितने बच्चों से वो मिलते हैं, ठीक है ना, जने कितनी क्लासेस पढ़ाते हैं, कितने बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता है। तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, दोनों को ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो वो बहुत इजीली, अगर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है बच्चों को पढ़ाने का या उनको समझने का, तो वो भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बच्चे के एक्टिविटीज को देख के, उस बच्चे का स्पीच को देख के कि वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेशन है उसका, नहीं है, ठीक है ना। कोई माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो वो उसको रेस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। होमवर्क टाइम पे कर रहा है, नहीं कर रहा, समझ में चीजें आ रही है, नहीं आ रही, तो ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करके भी पता लगाया जा सकता है कि हाँ वो बच्चा बैकवर्ड है या नहीं है, ठीक है। हर माँ बाप को इतना पता होता है कि हमारा बच्चा कितना होशियार और कितना डल है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
ठीक है। मेंटल टेस्ट में हम बच्चे का वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसका एक तरीके से इंटेलिजेंट टेस्ट हम करते हैं, ठीक है ना, कि कितना इंटेलिजेंट है वो। मेंटल क्विज के थ्रू कर सकते हो आप, है ना, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको बेटर लगे। अचीवमेंट टेस्ट हो जाते हैं कि आप उसको जो है एक नॉर्मल सा, हम लोग जैसे क्लास टेस्ट ले लेते हैं बच्चे का, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि उस बच्चे ने एजुकेशनल अटेनमेंट उसकी कितनी रही है, उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि इस एज का बच्चा है, इस क्लास का बच्चा है। लेकिन ये सिर्फ इस साल के बच्चे जितना ही वर्क कर पा रहा है, या इस क्लास तक का ही कंटेंट इसको आता है, तो इसका मतलब ये अभी पीछे है, ठीक है ना। स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है ये अभी तक क्लासेस की, तो दैट, ठीक है, ये होता है। एटाइमोलॉजी क्या होती है बैकवर्डनेस की, मतलब क्या कारण है बैकवर्डनेस, बच्चे जो हम कह देते हैं कि बच्चा बैकवर्ड है बहुत ज्यादा, क्या कारण है, किस वजह से वो नॉर्मल नहीं है, किस वजह से वो बैकवर्डनेस में है, काउंट हुआ, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, ठीक है ना। उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला अच्छा फैमिली में, ठीक है ना। भाई बहुत से ऐसे होते हैं भाई जिनके माँ बाप इतने पढ़े हुए नहीं होते हैं, या फिर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो फादर हैं वो अपनी जॉब पे है, जो मदर है वो अपनी जॉब पे, घर पे और कोई है नहीं देखने के लिए, तो इस वजह से बच्चे पे ध्यान ना दिया जाने की वजह से, बच्चों को पुअर एनवायरनमेंट मिलने की वजह से भी बच्चा में बैकवर्डनेस आ जाती है, ठीक है ना। पुअर कंडीशन है स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छे से बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स में हम नॉर्मली सुनते हैं कि बच्चे जाते हैं, खाना खा के दोपहर का आ जाते हैं, ना बच्चे पढ़ते ना टीचर पढ़ाता, ठीक है ना। तो पुअर कंडीशन है स्कूल्स की। फिजिकल कोर्स भी कुछ हो सकता है कि बच्चे को कोई फिजिकल डिफेक्ट है, इसी वजह से वो तुम्हारा शायद स्टडीज में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। या फिर ट्रुएंसी है, ट्रुएंसी का मतलब होता है कि बच्चे ने बिना किसी वैलिड ऑथराइजेशन के, बिना किसी वैलिड एक्सक्यूज के, उसने जो है स्कूल को स्किप कर दिया, क्लासेस को स्किप कर दिया अपनी इच्छा से ही। उसने कोई वैलिड रीजन नहीं बताया है कि वो किस वजह से स्किप कर रहा है स्कूल को या क्लासेस को, बस वो स्किप कर देता है, तो दैट इज नॉन एज ट्रुएंसी, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी बच्चे स्किप कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको एंजाइटी हो सकती है, ठीक है ना। या फिर आसपास के जो उसकी क्लासमेट्स होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा मतलब परेशान करते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बच्चा डिसंगेजमेंट है बहुत ज्यादा, डिसंगेजमेंट मतलब इंगेज नहीं हो पाता है बच्चा क्लास में, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चे के माइंड में कि वो किस वजह से क्लासेस को स्किप कर रहा है, ठीक है। तो ट्रुएंसी भी एक फैक्टर है बैकवर्डनेस का। जब बच्चा क्लासेस में ही नहीं आएगा, स्कूल ही अटेंड नहीं करेगा, तो फिर उसको वो स्टडी में इतना अच्छा होएगा ही कैसे, जब वो कुछ सीखेगा ही नहीं, वहां पे कुछ लर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। और ट्रुएंसी जो होती है, ये आपके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है क्लास को स्किप कर देता है, जस्ट बिकॉज को उसको एंजाइटी हो सकती है, या फिर पीयर इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे जो है उसके क्लासमेट जो है उसको परेशान करते हैं, इस वजह से वो नहीं आने पा रहा, या फिर वो इंगेज नहीं हो पाता है क्लास में अच्छे से, तो उसको लगता है, जैसे होता है ना बहुत बच्चों को बोलने में शर्म आती है कि मेरे साथ आसपास के मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैम ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा मैं नहीं सुना पाया, तो वो सोचते हैं मुझे मैम उठाए ना बस, ठीक है ना। तो उस टाइप की भी थिंकिंग बच्चों में जो है एक डर पैदा कर देती है, ठीक है। फिर आपका लास्ट आता है पोस्चुरल डिफेक्ट्स। पोस्चुरल डिफेक्ट्स का मतलब देखो, एक आपने दो टर्म सुने होंगे, जेस्चर एंड पोस्चर। जेस्चर का मतलब होता है आपका हैंड्स का मूवमेंट, पोस्चर का मतलब होता है किस तरीके से खड़े हो आप, किस तरीके से बैठे हो, ठीक है ना, लाइक सिटिंग एंड वॉकिंग, दीज आर पोस्चर्स, ठीक है। तो पोस्चरल डिफेक्ट से मतलब कि आपकी स्पाइन जो है, आप जैसे क्लास में अपनी सीट डेस्क पे बैठते हो तो फिर कहते हैं कि अपना जो कमर है एकदम स्ट्रेट करके बैठे, झुका के नहीं बैठना चाहिए, स्पाइन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो स्पाइन का जो अलाइनमेंट होता है, जिस तरीके से आपको बैठना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है, आपकी जॉइंट्स मसल्स में कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है ड्यू टू योर बैड हैबिट्स, या फिर रियली में ही कोई इंजरी हुई थी आपको, उस वजह से कोई डिफॉर्मिटी होती है आपके, जिसकी वजह से आपका पोस्चर अच्छा नहीं रह पाता, प्रॉपरली बैठ नहीं पाते हो आप, प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते हो, ठीक है। आपके मसल्स में दिक्कत होती है, पुअर सिटिंग होती है आपकी, ठीक है। लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, कहीं भी लेट गए कैसे भी बैठ गए, तो इस टाइप की भी चीजों की वजह से भी आपका जो है
बच्चा स्कूल नहीं आता है क्योंकि उसको दर्द रहता है, ठीक है ना, वो चल नहीं पाता प्रॉपर्ली, सही से बैठ नहीं पाता ज्यादा देर तक, ठीक है ना। तो इन सब के तो देखो चीज, इन सबको ठीक करने का एक ही तरीका होता है कि योगा करो, फिजिकल थेरेपी लो, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से ही वो चीज ठीक होती है। तो पोस्चरल डिफेक्ट्स की वजह से भी बच्चा बैकवर्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चा इन वजह से क्या होता है, वो स्कूल नहीं आ पाता है, ठीक है ना, बैठ नहीं पाता। अब ऐसा ना, जब कहीं पे पेट में ही दर्द हो जाए बच्चे के नॉर्मली, तो भी बच्चा सोचता है कि अब पेट में दर्द है, उसको पढ़ने का ही मन नहीं करता। सिर में दर्द है, जहां अगर हमें हल्का सा भी बॉडी में कहीं भी दर्द है, पेन है, लाइक दैट, कोई इंजरी है, कोई दिक्कत है, तो हम उसमें भी ना, हम स्कूल में जा रहे हो ना अगर, तो भी हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है ना। हल्का सा कोल्ड भी हो जाता है तो भी हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ तो पोस्चरल डिफेक्ट्स में क्या, बच्चा प्रॉपरली बैठ ही नहीं पाता है ना, वो है ना, वो पुअर सिटिंग की वजह से या उसकी बैड हैबिट्स की वजह से या कोई इंजरी हुई थी जिस वजह से भी, तो ये भी एक कारण हो सकता है बैकवर्डनेस का, ठीक है ना। अब देखो बैकवर्ड बच्चे जो है, हम उनको किस तरीके से पढ़ाएं, ठीक है ना। उनके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग जो है उन बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है ना। हैवी लोड वर्क नहीं देना है उन बच्चों को, ठीक है ना। टीचर जो है वो सीरियस रहे, क्लासेस को रेगुलरली ले, किस बच्चे को ज़रूरत है उसको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे, ठीक है ना। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि इलस्ट्रेशन अच्छा हो सके कंसेप्ट्स का, ठीक है ना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सके। पेरेंट्स को भी बच्चों की एबिलिटी के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहो, ठीक है ना। और पेरेंट्स से भी कहो कि आप भी जो है बच्चों पर थोड़ा फोकस करें, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें कि हम जो होमवर्क दे रहे हो बच्चा कंप्लीट करे, ठीक है ना। जैसे हम अगर कोशिश कर रहे हैं, टीचर कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी कोशिश पेरेंट्स भी करें। टीचर अगर कोई होमवर्क दे रहा है तो पेरेंट्स इतना तो ध्यान रखें कि बच्चा एटलीस्ट होमवर्क कंप्लीट करके लाए। उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पेरेंट टीचर को भी इन्फॉर्म करे, है ना, तो दोनों मिलकर साथ में काम करें, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, उनको इंटरेस्ट जगे थोड़ा सा, ठीक है ना। टीचर को बिल्कुल भी हार्श होना ही नहीं है उन बच्चों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि इस केस में तो देखो एक ही तरीका है इस केस में कि बच्चे को इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए और बच्चों का इंटरेस्ट हमें कैसे न कैसे करके डेवलप करना है, तो बच्चा वो बैकवर्डनेस से हट सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बच्चा सिर्फ एक पढ़ाई में वीक है, और वो पढ़ाई में वीक से जब ही निकल पाएगा बाहर जब उस बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का, और जब वो बच्चा जो है टीचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, अच्छे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगेगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैंने 6th क्लास से पढ़ना शुरू करा है। ट्यूशन मैम मेरे को मिली थी, उनसे मैंने ट्यूशन लगाया था अपना, तब जाके मैंने पढ़ना शुरू करा। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, हम साथ से बचपन में दोस्त थे, लेकिन वो इंटेलिजेंट थी। हम लोग का सेक्शन अलग था तो मिल नहीं पाते थे, पास ही रहते थे हम लोग घर में। लेकिन 6th क्लास में जब मैंने उन ट्यूशन मैम से स्कूल लगवाया, वो फ्रेंड भी मेरे को मिली, तो एक ट्यूशन वाली मैम भी बहुत अच्छी थी, एक फिर उस लड़की का इन्वायरमेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी, तब जाके मेरे मन में पढ़ाई का इंटरेस्ट आया और तब जाके मैं पढ़ाई को लेकर थोड़ी सीरियस हुई। अन्य मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2nd क्लास तक तो मेरे को सेंडिंग डिसेंडिंग भी नहीं पता था कि कैसे करना है। 5th क्लास में जाकर तो मैंने सब्ट्रैक्शन सीखा था, कि मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि कहीं पे तो 5 कैरी ले लेते, कहीं पे 15 कैरी ले लेते, तो ये बेसिक चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी। क्योंकि या तो कह दो कि मेरे घर वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया, छोटी थी, खेल कूद में रहती थी, जो भी कुछ है, तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का, आप किस लोगों से, किस तरीके के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन का ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेलिक्वेंट्स चिल्ड्रन के बारे में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।